हेलो फ्रेंड्स। तो स्वेट इक्विटी में हमने लास्ट क्लास में मीनिंग समझा था, पर्पस समझा था, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझा था और प्रोसीजरल पार्ट को समझा था। और लास्ट क्लास में हमने प्राइसिंग के मैटर को रोका था कि प्राइसिंग का फॉर्मूला मैं आपको अलग से करवाऊंगा। तो हमने कंसेप्ट, पर्पस, प्रोविजंस ये सब कर लिए थे, वैल्यूएशन पार्ट भी कर लिया था। और अब मेन पार्ट जो है इसका प्राइसिंग का बड़ा छोटा सा कंटेंट यहाँ पर सेबी ने डाला हुआ है, बट ये छोटा सा नहीं है। इसको समझने में और करने में काफ़ी टाइम लगेगा। देखो मैं आपको बताऊं, प्राइसिंग सेबी ने क्या बोला है और इसको कहाँ पर हमें रिलेट करना है। हमें यहाँ तक ये तो समझ आ गया कि स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को दिए जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी प्रमोटर हो, चाहे इंडिया में है चाहे बाहर है, चाहे डायरेक्टर होल टाइम है चाहे पार्ट टाइम है, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है चाहे नॉमिनी डायरेक्टर है, सबको स्वेट इक्विटी मिलेंगे। बट स्वेट इक्विटी देने के लिए एक पर्पस होगा कि उस एम्प्लॉय और डायरेक्टर ने कुछ कंपनी के लिए वैल्यू एडिशन की है, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी है, या टेक्निकल नो हाउ दिया है, या किसी भी तरीके से वैल्यू पहुंचाई है कंपनी को। तो कंपनी उस अमाउंट को मोनेटाइज करेगी, एक फिगर में लेकर आएगी और उसके बदले में शेयर देगी। वो शेयर डिस्काउंट पर भी हो सकते हैं विद कंसीडरेशन, फ्री भी हो सकते हैं विदाउट कंसीडरेशन, और वो सैलरी का और रेमनरेशन का पार्ट माना जाएगा, जिसको सेक्शन 196 197 कंपनी लॉ के प्रोविजंस के हिसाब से जोड़ा जाएगा। इतना हमने समझा था। फिर हमने समझा था ई सॉप थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। ई सॉप में एम्प्लॉय को कुछ पहले नहीं देना, एम्प्लॉय को पहले कुछ नहीं देना, सबको एक जनरल कंपनी देती है कि सारे एम्प्लॉयज़ को शेयर होल्डर बनाया जाए, कंपनी का पार्ट बनाया जाए, जिससे एम्प्लॉय की लॉयल्टी रहे, एक वो रिकॉग्नाइज माने, रिस्पेक्टेड माने अपने आप को, और एक तरह से उसको हिस्सेदार बना दिया गया। फिर हमने पढ़ा था कि स्वेट इक्विटी में लिमिट है कि कंपनी एक साल में एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी कैपिटल का 15% तक कर सकती है, और टोटल 25% से ज़्यादा स्वेट इक्विटी नहीं हो सकते। मतलब दूसरे शेयर होल्डर्स को भी शेयर दिए हुए हैं और स्वेट इक्विटी भी चलेंगे, बट वो 25% से ज़्यादा ओवरऑल नहीं होंगे, और एक साल में 15% से ज़्यादा नहीं होगा। कंपनी लॉ में हालांकि 5 लाख की लिमिट और वो अलग है, उस फार्मूले को यहाँ मिक्स मत करना, सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से हमें चलना है क्योंकि हम लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं। फिर जब बात आई थी कि उसकी प्राइसिंग कैसे होगी, शेयर प्राइस कैसे डिसाइड होगा, कैसे उसकी वर्किंग की जाएगी, तो यहाँ पर सेबी ने रेगुलेशन 33 में दिया है कि प्राइस ऑफ सेट इक्विटी शेल बी डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद प्राइसिंग रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड इन प्रेफरेंशियल इशू टू अ पर्सन अदर देन QIB अंडर सेबी ICDR रेगुलेशन। तो प्रेफरेंशियल इशू में जो कंपनी प्रेफरेंशियल इशू करती है टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, उनकी प्राइसिंग का फॉर्मूला जो सेबी ने सेबी ICDR में दिया हुआ है वही यहाँ पर चलेगा। तो उसके लिए अब हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो अगर हम सेबी ICDR पर आएंगे तो आपका ये देखो सेबी ICDR का चैप्टर है पार्ट 2 बुक में, तो वो अभी आप आगे करोगे। तो ये सेबी ICDR का पूरा टॉपिक है आपका। इसमें जब आप इसके लास्ट में जाओगे तो सेबी ने प्रेफरेंशियल इशू की प्राइसिंग का फॉर्मूला दिया हुआ है। हालांकि आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने स्लाइड में लिख दिया है वो फॉर्मूला और आप वहीं से उतार लोगे। क्या है जी वो एक बार देखते हैं। ये है प्रेफरेंशियल इशू। तो प्रेफरेंशियल इशू का फार्मूला अगर आप प्रोविज़न वाइज देखोगे तो यहाँ पर ये प्राइसिंग का, अच्छा एक्चुअली यहाँ से भी हट गया है, सॉरी, ये प्रोफेशनल की बुक में है और मैंने पुरानी बुक में डाला हुआ था। मैं एक बार पुरानी बुक खोल लेता हूँ। आप लोगों के पास जो बुक है उसमें ये फार्मूला होगा, हो सकता है कुछ बच्चों के पास जो बुक है उसमें ये फार्मूला ना हो,
तो उनके लिए मैं दिखा देता हूँ, एक बार आप यहाँ से देख लेना। एक्चुअली पहले ये एक्जी में होता था फार्मूला और प्राइसिंग, वो शिफ्ट करके से इंस्टीट्यूट ने आपके उसमें कर दिया है फाइनल में। तो जब आप प्रेफरेंशियल इशू का लेक्चर देखोगे तो वीडियो में ना प्रेफरेंशियल इशू में काफ़ी पार्ट मैंने कटवाया है, हालांकि बुक में डाला हुआ था। अब जो नई बुक आ रही है उनमें तो मैंने टोटली हटा दिया है। तो एक्जी में आपको बहुत थोड़े लेवल पे कराया जा रहा है, बट अब प्राइसिंग का फॉर्मूला यहाँ दे रखा है तो मुझे कराना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला ना आपको आगे भी बहुत काम आएगा। ये फॉर्मूला है, तो इसकी मैंने स्लाइड बना दी है, आप चाहे स्लाइड से ही नोट ले कर लेना। द इक्विटी, ये देखो रेगुलेशन प्राइसिंग फॉर प्रेफरेंशियल इशू की कर रहे हैं हम, और प्रेफरेंशियल इशू का ही ये टॉपिक है। देखो ये प्रेफरेंशियल इशू है, उसी की रेगुलेशन है, और प्रेफरेंशियल इशू में ही जो प्राइसिंग का फॉर्मूला है वही हमें करना है। तो यहाँ पर दो वर्ड हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर होते हैं कि कंपनी के जो टोटल शेयर हैं उसका 10% मार्केट में डीलिंग हो रहा हो। मान लो वीजी स्टडी हमने 1 करोड़ शेयर अपने शेयर होल्डर्स को दिए हुए हैं। अब स्टॉक मार्केट में जरूरी नहीं है कि सारे लोग डीलिंग करने जा रहे हो, तो कम से कम 10% शेयर का एवरेज वॉल्यूम वहाँ पर होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर, बस आपने इतना ही वर्ड याद करना है कि फ्रीक्वेंटली का मतलब रेगुलर डीलिंग हो रही हो, तो प्राइस तभी निकल के आ पाएगा। तो इसमें बोला गया है कि इक्विटी शेयर ऑफ इशूअर हैज बीन लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ 26 वीक और मोर as on relevant date, the price of equity share to be allotted pursuant to preferential issue shall not be less than higher of the following। मतलब सब रेगुलेशन 1 ये कह रही है कि जो लिस्टेड कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं और 26 वीक मतलब आधा साल, 6 महीने से ज़्यादा अगर कंपनी लिस्टेड है, तो ये दो प्राइस हैं, इनमें से जो हाईएस्ट प्राइस होगा उससे कम पर इशू नहीं होंगे, मिनिमम प्राइस हो जाएगा वो। मतलब ये दो प्राइस हैं, मान लो यहाँ पर प्राइस 100 निकल कर आया, वहाँ 20 निकल आया, तो ये हायर 120 है, ये मिनिमम प्राइस बन जाएगा। कंपनी इससे ऊपर पर सर्टिफिकेट इशू करेगी, उससे नीचे पर नहीं करेगी। तो इसको बड़ा टेक्निकल है, ध्यान रखना। पढ़ोगे 4 बार पढ़ोगे तो समझ आएगा। नई चीज़ पढ़ने जा रहे हो इसीलिए मैंने इस क्लास को सेपरेट किया है, और ये आपको जो आज मैं चीज़ कराने जा रहा हूँ प्राइसिंग फार्मूला, ये आपके आगे के कई चैप्टर्स में ये टर्म्स आएंगी। टेक ओवर कोड में भी आएंगी, आईसीडीआर में तो चलो अब हट गई, वहाँ पर आती थी, स्टॉक एक्सचेंज के चैप्टर में आएंगी। तो मैं जो आज ये क्लास करा रहा हूँ ये क्लास आपको रिलेट करेगी आगे के चैप्टर्स में भी, और इसको बहुत अच्छी तरह से करना। मैं वहाँ पर फिर बार बार नहीं करवाऊँगा, यहाँ पर आज मैं पूरी क्लास ही इसी पर्पज़ से देने जा रहा हूँ ताकि आगे आपके 2-3 चैप्टर में ये जो वर्ड आता है वो क्लियर हो जाए। मेन मेरे को ये वर्ड क्लियर करना है जिसमें मेरे को टाइम लगेगा, और आपके लिए बिल्कुल टोटली न्यू कंसेप्ट है, तो पेशेंस रखना। एक बार नहीं, दूसरी बार 100% समझ आ जाएगी, और समझना तो है ही। तो ये कहता है कि ये जो दो प्राइस हैं ए और बी, इस फॉर्मूले के हिसाब से जो प्राइस निकल कर आएगा, उन दोनों में जो ज़्यादा वाला प्राइस होगा उससे कम पर शेयर इशू नहीं होंगे, वो मिनिमम प्राइस बन जाएगा, कंपनी उससे ऊपर पर इशू कर सकती है। तो पहली कंडीशन है एवरेज ऑफ वीकली हाई लो ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ रिलेटेड इक्विटी शेयर कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग 26 वीक प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। एवरेज ऑफ वीकली हाई लो ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर दिया हुआ होता है, मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा आज। और 90% बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि निकलता कैसे है, सब रट्टा मार के चले जाते हैं, बट हम आज इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। उसने क्या बोला, एवरेज निकालनी है हमें, किसकी, वीक के हाईएस्ट प्राइस की और लोएस्ट प्राइस जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस था पिछले 26 हफ्ते में। अब इस फॉर्मूले को आप यहीं छोड़ दोगे, अभी नहीं पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे तो घूमते रह जाओगे। अब एक मैं सिंपल सी चीज़ पर आता हूँ जो आपको यहाँ समझनी है। पहले ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है, आप बेशक नोट करोगे, बाद में नोट कराऊंगा, पहले मैं अब ये कंसेप्ट को पढ़ाने जा रहा हूँ आपको।
मैं आपको ना एक बार स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर भी ले चलता हूँ। देखो हम अगर एनएससी की साइट पर जाएंगे, यहाँ पर दिया होता है सपोज रिलायंस, ये रिलायंस का लास्ट डे का ट्रेडिंग है। रिलायंस 14 जनवरी को क्या हुआ, 14 जनवरी फ्राइडे था तो फ्राइडे को ये लास्ट प्राइस ये क्लोज हुआ इसका, उससे पिछले दिन मतलब थर्सडे को ये प्राइस क्लोज हुआ था, इससे ₹1.70 अप बंद हुआ ये। फ्राइडे को ओपन ये इस रेट पर हुआ, हाईएस्ट ये रेट गया, लोएस्ट ये रेट रहा और क्लोज ये रहा, और दो क्लोज आ रही हैं। अब इन दो क्लोज को आज मैंने समझाना है आपको, जो आपके आगे आती है उसमें स्टॉक एक्सचेंज के चैप्टर में भी कंसेप्ट आती है। फिर देखो वीवैप आ रहा है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो अभी हम फॉर्मूले में बात कर रहे थे, ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर निकालता है। मतलब रिलायंस का हाईएस्ट प्राइस उस दिन ये गया फ्राइडे को, लोएस्ट प्राइस ये गया 14 जनवरी को। अब इस प्राइस के बीच में सारा दिन में डीलिंग हुई है, बाइंग सेलिंग हुई है। अब टोटल शेयर कितने डील हुए हैं, 91 लाख शेयर। ये 91 लाख शेयर 97,773 शेयर्स डील हुए हैं इन दो प्राइस के बीच में। अब हर शेयर अलग अलग रेट पर डील हुआ होगा, तो उसका एवरेज निकालना। अब इसको बड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं, यहां आओ। सपोज एक वेजिटेबल मार्केट है, हम इससे समझते हैं इस प्राइस को। वेजिटेबल मार्केट है, यहाँ पर पोटैटो का बाइंग सेलिंग हो रही है। बाय एंड सेल हो रहे हैं यहाँ पर। अब जो ये बाइंग सेलिंग हो रही है, मान लो सुबह बिटवीन 9 AM टू 4 PM ये मार्केट ओपन हुई। इस बीच में टोटल क्वांटिटी की डीलिंग हुई डेल्ट 100 kg, 100 किलो आलू के साथ 4 घंटे में बाइंग सेलिंग हुई। अब इसमें प्राइस डिफरेंट रहा। आप देखते हो सब्जी वाले भैया नेगोशिएट करते हैं। हाईएस्ट प्राइस रहा 40 पर केजी, ये रुपी है, और लोएस्ट रहा 35 पर केजी। अब आपसे पूछा जाए कि एवरेज प्राइस क्या रहा, आप कहोगे जी 40 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 37.5 आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ पर आता ही वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होगा, ये फर्क है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस में। वो क्या होगा, वो ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अब एक और एग्जांपल से समझेंगे। सपोज आप टू बाय पोटैटो, आप आलू खरीदने गए, टोटल क्वांटिटी आपने ली 5 kg फ्रॉम 3 शॉप्स। आपने अलग अलग शॉप से बाइंग की। आपने शॉप 1 से बाय किया 2 kg एट द रेट 38, शॉप 2 से बाय किया आपने 1 kg एट द रेट 39, और शॉप 3 से आपने बाय किया 2 kg एट द रेट 36। तो आपने टोटल बाय कितना किया, 5 kg, बट आपका एवरेज प्राइस क्या आया, क्या
38 प्लस 39 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 3 करना ठीक होगा? दिस इज रॉन्ग, ये ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा वो अभी आपको निकल कर आ जाएगा। अगर आप इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो 1 मिनट कर ही लेते हैं, देखो क्या निकलता है। अगर आप तीनों को करोगे वो तो आएगा 56.5, और आपका तो हाईएस्ट प्राइस ही यही है, तो इससे ऊपर तो गया ही नहीं है। आपको अगर बोल दिया जाए कि आप बताओ कि आज आपका एवरेज प्राइस क्या रहा, आप ये तो बता दोगे कि मैंने 2 किलो इतने में खरीदे, 1 किलो इतने में खरीदा, 2 किलो इतने में खरीदे, और मैं आपसे कोई पूछ ले कि आपका एवरेज प्राइस क्या है, तो एवरेज प्राइस 56 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने तो 39 तो आपका हाईएस्ट प्राइस है, तो ये तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अमाउंट पेड निकालना पड़ेगा। अमाउंट पेड किससे निकलेगा? 2 kg मल्टीप्लाइड बाय 38, वन kg मल्टीप्लाइड बाय 39, 2 kg मल्टीप्लाइड बाय 36, तो ये निकल कर आया 76, 39, 72। तो आपने यहाँ पर पे क्या किया, 187 रुपये पे किए। किसके लिए किए? 5 kg। तो अब आप 187 को 5 से डिवाइड करोगे, ये निकल कर आएगा 37.5 kg पर kg। ये आपकी एवरेज कॉस्ट प्राइस आई। दिस इज योर एवरेज प्राइस। बाहर जा रहा है साइड स्लाइड से, 1 मिनट रुको। इसको ठीक कर देता हूँ। आप यहाँ से ऐसे भी नोट कर सकते हो, बाकी मैं इसको ठीक कर रहा हूँ अभी। ये इतना ही हो पा रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। तो ये देखो आपका प्राइस ये निकल कर आएगा एवरेज प्राइस, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, you buy 8 kg potato from 4 shops at different price, और आपका हाईएस्ट प्राइस था ₹40 और लोएस्ट था ₹36। तो आपको एवरेज प्राइस आपका क्या आया? अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपका टोटल एवरेज प्राइस क्या निकल कर आया, आपका एवरेज प्राइस क्या था, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ये करना पड़ेगा। मान लो आपने शॉप 1 से 2 kg लिए एट द रेट 36, शॉप 2 से आपने 3 kg लिए एट द रेट 37, शॉप 3 से आपने 1 kg लिए एट द रेट 40, और शॉप 4 से आपने लिए
4 kg एट द रेट 38। तो आपको एवरेज प्राइस ये 36 प्लस 37 प्लस 40 प्लस 38 बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर आपका निकलेगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिसको हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलेंगे। ये आपके बहुत सारे चैप्टर्स में आता है, बच्चों को निकालना ही नहीं आता। नंबर 1 वॉल्यूम वेटेड मीन्स आपने यहाँ पर टोटल बाय तो लिख लिया 8 kg। अब आपका अमाउंट होगा 72,101 सॉरी 111 होगा 40 और 76। ये आपने नहीं 38 मल्टीप्लाइड बाय 4 152। अब आप इन चारों का टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 375। तो 8 kg के लिए यू पेड 375। तो ये आपका, अगर आपको एवरेज प्राइस पर केजी निकालना है तो आप एवरेज प्राइस पर केजी कैसे निकालोगे? जितना आपने पे किया पॉकेट से और कितना आपको गुड्स रिसीव हुई डिवाइड कर दोगे आप, तो ये निकल के आएगा अरे मैंने 10 किलो कर दिया है, ऊपर 8 लिखा था, सॉरी 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 सॉरी, मैं यहाँ 10 कर रहा हूँ, इसको 10 कर देते हैं। यहाँ टोटल में 10 है, ये मैंने 8 लिख दिया। अब ठीक है, ये टोटल 10 kg हमने लिए और 10 kg के लिए 2 kg 36 में, 3 kg 37 में, 1 kg 40 में, 4 kg 38 में, तो टोटल 10 kg की हमने परचेजिंग की। मैंने चेंज कर दिया फिगर, यहाँ गलत लिख गया था मैं, तो और यहाँ टोटल हमने कर दिया 375 पे किया, तो हमारा ₹37.5 इज माई वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। क्लियर हुआ जी बात? तो स्टॉक एक्सचेंज में ये पूरे दिन की डीलिंग चलती है। अब अगर मैं कहूँ कि रिलायंस में 9:15 AM से लेकर 4:30 PM तक फॉर एग्जाम्पल टोटल ट्रेड हुए 1 लाख शेयर्स, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो सब एक टाइम पे तो नहीं हुए होंगे, सब अलग अलग टाइम पे ही हुए होंगे। मैं 3:30 कर देता हूँ इसको। हाईएस्ट प्राइस रहा ₹2550 और लोएस्ट प्राइस रहा ₹2480। तो हमें अब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालना है फॉर 1 लाख शेयर्स। अब इसमें ट्रेड्स हुए, सपोज 9:30 पर डील हुए 10,000 शेयर्स एट द रेट 2510। 10:45 पर 5,000 शेयर्स डील हुए एट द रेट 2515। 12 PM पर 40,000 शेयर्स डील हुए एट द रेट 2520। सपोज 1:30 पर 15,000 डील हुए एट द रेट 2500 और सपोज 3:20 पर 20,000 शेयर डील हुए एट द रेट 2480। ये डाटा आपको अगर एग्जाम में आ गया मान लो, और एग्जामिनर कहते हैं कि आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करो, तो अभी टोटल कितना हुआ है वो देख लेते हैं। 30 70 90, एक और डाल देते हैं 3:30 पर।
10,000 शेयर और डील हो गए एट द रेट 2490 2550 कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया और आ सकता है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो सबसे पहले आपने टोटल चेक करना है कितने शेयर हो गए आपके पास, 1 लाख तो क्वांटिटी है। अब ये हमें फाइंड आउट करना है एवरेज प्राइस क्या है। तो अगेन वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या निकलेगा, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। सपोज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के लिए हमें टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ये निकालने हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर तो हैं, अब टोटल वैल्यू निकालनी है। तो हम टोटल वैल्यू क्या निकालेंगे, 251 कितने रुपए के डील हुए, ये मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से, तो 2 करोड़ 51 लाख के। अच्छा फिगर बहुत ज़्यादा हो गई, तो 2 करोड़ 51 लाख की डीलिंग हुई। दूसरा 2515 मल्टीप्लाई करो 5,000 से, 1 करोड़ 25 लाख 75,000 की डीलिंग हुई। 40,000 को मल्टीप्लाई करें तो 10 करोड़ 8 लाख रुपए की डीलिंग हुई। नेक्स्ट 3 करोड़ 75 लाख की डीलिंग हुई। नेक्स्ट 4 करोड़ 96 लाख की डीलिंग हुई। नेक्स्ट 2 करोड़ 55 लाख की डीलिंग हुई। अब हमें इसका टोटल निकालना है कि हमने टोटल क्या पे किया था, इसको टोटल निकाल लो। $25,10,75,000 की डीलिंग हुई। आप एक बार फिर भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ मैं। तो ये वैल्यू, तो अब आपको क्या मिल गया, यहाँ पर वैल्यू मिल गई 25 करोड़ 10,75,000 डिवाइड कैसे कर दोगे आप, 1 लाख शेयर से, ये रुपी आएगा 2510.75 रुपी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये क्लियर हुआ जी। तो ऐसे निकलता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो अभी तो आप स्वेट इक्विटी भी भूल जाओ, प्रेफरेंशियल इशू भी भूल जाओ, मैं आपको एक सिर्फ सिंपल कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकलता है। आपको ये समझ आया। अब एक और प्राइस निकलता है, उसको बोलते हैं क्लोज प्राइस। क्लोज प्राइस को मैं अभी यहाँ पर नहीं छेड़ रहा, हमने अभी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को समझ लिया। अब ये डेली का निकलता है। ये मान लो ये डेट थी 14 जनवरी 2022 की। तो अब जब मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होगी तो उस दिन का भी होगा, तो पूरे वीक का होगा ये। अब सपोज आपको ये टेबल दी हुई है, 14 जनवरी 22, 13 जनवरी 22, 12 जनवरी 22, 11 जनवरी 22, 10 जनवरी 22, ये दिया हुआ है। ये था फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, ये 5 दिन है।
तो यहाँ पर सपोज ये रिलायंस का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आया 2510, यहाँ पर है 2506, यहाँ पर है 2520, यहाँ पर है 2521, यहाँ पर है 2524, ऐसे। उसके बाद फिर प्रीवियस वीक रहा होगा। अब प्रीवियस वीक क्या रहा होगा, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ है, तो आप 9th और 8th निकाल दो, तो 7 जनवरी 22 रहा होगा फ्राइडे। सपोज 2518 था यहाँ पर, 6 जनवरी 22, 2508 था थर्सडे, 5 जनवरी। ऐसे आपको लास्ट 26 डेज तक के रोज के प्राइस का कैलकुलेशन होता है, और ये शीट में दिया होता है, आपको निकालना नहीं आएगा, घबराओ मत। आपको ये प्राइस दिए हो सकते हैं कि इनमें से आप प्राइस चूज करो कि किस पे इशू हो सकते हैं शेयर। अब ये वीक अगर हम आज 16 जनवरी 22 को ये कर रहे हैं, तो 16 जनवरी 22 को से आपको पीछे प्रीवियस 26 वीक जाना है। ये तो है प्रीवियस वीक 1, ये वीक 2, ऐसे ही वीक 3 आएगा, ऐसे ही वीक 4 आएगा, ये पीछे चलता जाएगा। अब मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पर टेबल में दिया होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे ये सारा प्राइस दिया होता है। हिस्टोरिकल डाटा में जाएंगे हम, इक्विटी। सपोज मैं लास्ट 36 डेज का डाटा बोलता हूँ कि मुझे लास्ट 36 डेट का डाटा दो, तो ये देखो डाटा निकल कर आ गया। ये साइट पर होता है कि लास्ट 15 जनवरी, आज से ठीक एक साल पहले, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, 22 जनवरी, ये देखो आज से एक साल पहले का रेट दिखा रहा है ये। और ये लास्ट डेट क्या आ गई, क्यों नहीं जा रहा ये देखो ये डाउनलोड हो गया प्राइस। ये देखो यहाँ पर ये वीवेब दिया हुआ है, थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। तो एक साल पहले तक का ये डाटा दे रखा है। अब हमें मान लो प्राइस चेक करना है, देखो 14 जनवरी लास्ट ट्रेडिंग डे था, फ्राइडे को स्टॉक मार्केट, तो 14 जनवरी का ये प्राइस था हमारा। मैं इस सारे को सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी कैलकुलेट करके देता है कि किस दिन क्या रेट, उससे पिछले दिन रेट क्या था, ओपन क्या हुआ, हाईएस्ट क्या गया, लोएस्ट क्या गया, लास्ट प्राइस क्या गया, क्लोज प्राइस क्या रहा, और एवरेज प्राइस क्या रहा। तो ये सारा एवरेज प्राइस का मैंने कॉलम है, हमें यहाँ से मिल गया। ये सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस के लिए दे रहा हूँ, घबराना मत। ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला ऐसा कोई कैलकुलेशन, बट आपको ये प्राइस दिए होते हैं, इनमें से चूज़ करो, वो बताऊंगा मैं कैसे क्वेश्चन आ सकता है, और आया भी है। अब ये पिछले 6 महीने तक का हमें प्राइस देखना है। अब इसमें मैं कॉलम इंसर्ट करता हूँ,
देखो, अब हमें लास्ट 5 डेज तक हम जाएं तो ये हमारे 5 डेज हैं, ये 5 डेज हैं। इस 5 डेज एक वीक है ये, और आपकी बुक में अब देखो क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ वीकली हाई लो ऑफ वीकली, वीकली हाई लो, इस वर्ड को कैच करो, वीकली हाई लो को। तो वीक मींस मंडे टू फ्राइडे, लास्ट 5 डेज का जो वीक था, वीकली हाई लो। अब इसका रेलेवेंस बताता हूँ, ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। हमें ये भी पता चल गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होता है वीक भी पता चल गया। अब हमें ढूंढना है व्हाट इज दिस। देखो ये शुरू में टेबल दी हुई थी हमें हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस की। मैं अगर आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये 5 दिन का हम ले, एक वीक का, ये 5 दिन के प्राइस निकल आए हमारे पास। थिंक बहुत छोटा दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ हाथ से, रुको। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिख के ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अब हमने लास्ट 1 वीक का हम आज बात कर रहे हैं 16 जनवरी 22 की। हमें वीक 1, वीक 2, वीक 3 से लेकर वीक 26 तक जाना है। तो वीक 1 का मैंने अब जो लेटेस्ट वीक है उसका डाटा आपको अभी मैंने दिखाया था, मैं वो नोट कर देता हूँ। वो रहा 2432.54, 2459.10, 2505.89, 2525.55 और 2545.66। ये था 14 जनवरी का, ये 13 जनवरी का, ये 12 जनवरी का, ये 11 जनवरी का और 10 जनवरी का। ऐसे ही वीक 2 रहा होगा, तो वो रहा होगा 7 जनवरी 22, 6 जनवरी, 5 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी। तो वो प्राइस भी रहे होंगे, वो प्राइस मैं लिख देता हूँ। वो था 2436.73, 2423.21। ऐसा एग्जाम में आपको दिया हुआ आ सकता है, और बहुत सिंपल हो जाएगा, 2 मिनट में कंसेप्ट को समझ जाओगे। तो मैंने तो आपको निकालना भी सिखा दिया कि कभी एग्जामिनर पूछ ले तो हमारी सेना उसके लिए भी तैयार है। 64। ऐसे ही वीक 3 का होगा, वीक 4 का होगा, वीक 5 का रहा होगा, ये चलता जा रहा होगा। अब आपको क्या देखना है, ये देखना यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज ने क्या दिया हुआ है कि इस डे को प्री ओपन ये हुआ, हाईएस्ट ये गया, लोएस्ट ये गया, लास्ट प्राइस ये रहा, क्लोज ये रहा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ये रही। तो ये तो हमें निकाल के दे दिया स्टॉक एक्सचेंज ने। मैंने सिर्फ आपको पोटैटो वाले एग्जांपल से निकालना सिखा दिया कि निकालते कैसे हैं। रिलायंस का भी एग्जांपल दे दिया। एक्चुअल में तो ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली निकालता है और सारा दिन ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है जैसे ही कोई ट्रेड होता है। तो जैसे इस दिन 95 लाख शेयर डील हुए,
95 लाख शेयर इसी प्राइस के बीच में तो डील हुए, तो इस प्राइस के बीच में जो डीलिंग हुई उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ये निकल आया। किसी ने 100 शेयर लिए, किसी ने 50, किसी ने 2000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 5 लाख, टोटल 95 लाख के बायर सेलर आए शेयर्स बाय सेल करने। तो उनका हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस जो निकला, उन दोनों की एवरेज हमारे पास ये आ गई। अब सेबी कहती है वीकली हाई लो की एवरेज। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे, ये देखो हमें क्या कहा जा रहा है, एवरेज ऑफ वीकली हाई लो ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। हमारे पास ये भी निकल आया, वीकली हाई लो भी हमारे पास अब निकालना है हमें, उसी से एवरेज निकल पाएगी। अब इस वीक का हाईएस्ट प्राइस क्या है, अगर मैं कहूं वीक 1 की, वीक 1 की बात करें, फिर वीक 2 की बात करेंगे। वीक 1 में बताओ हाईएस्ट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या आया, दिस इज हाईएस्ट, और लोएस्ट प्राइस क्या आया, दिस इज लोएस्ट। ये वीक का हाईएस्ट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है और ये वीक का लो है, ये प्राइस निकल कर आया। ऐसे ही वीक 2 का आप निकालोगे, वीक 2 का आप देखो हाईएस्ट प्राइस कौन सा आ रहा है, दिस इज योर हाई प्राइस, और लोएस्ट प्राइस आ रहा है आई थिंक ये लो प्राइस आ रहा है, ये लो प्राइस आया। अब इनकी हमारा फॉर्मूला कहता है एवरेज ऑफ वीकली हाई लो ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब देखो आप रेगुलेशन को पढ़ोगे तो अब आप कनेक्ट कर पाओगे बहुत अच्छी तरह से। ये देखो एवरेज ऑफ वीकली हाई लो ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लास्ट 26 वीक की। अब हमने वीक 1 और वीक 2 की निकाली। अब वीक 1 की एवरेज क्या आएगी, वीक 1 की एवरेज, अब आप 2459.1 प्लस 2505.89 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, ये निकल कर आएगा। मतलब पूरे वीक में हाईएस्ट प्राइस क्या गया और लोएस्ट प्राइस क्या गया, उसकी एवरेज निकालो। 82.49। ऐसे ही वीक 2 की निकलेगी, हाईएस्ट प्राइस क्या था 2455.69 प्लस लोएस्ट क्या था 23.9264 डिवाइडेड बाय 2। ये निकल के आई 2424.16। ये वीक 1 की एवरेज, ये वीक 2 की एवरेज। ऐसे ही वीक 3 की निकलेगी, वीक 4 की निकलेगी, वीक 5 की निकलेगी। तो एग्जाम में आपको ये दी हुई आ सकती हैं, एवरेज निकाल के देंगे, इतना ज़्यादा आपको तंग नहीं करेंगे, या आपसे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकलता कैसे ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अब आपको ये फिगर दे दी, ये फिगर दे दी। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको 26 वीक तक जाना है। तो आपके पास अब कंडीशन आई 26 वीक वीकली कंडीशन ए जो आपके पास है, हाई लो ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और 2 वीक। ये देखो अब दूसरी कंडीशन क्या है, एवरेज वीकली हाई लो ऑफ 2 वीक्स। इन दोनों में जो हायर होगा उस प्राइस से कम पर नहीं जाएगा। अब एवरेज ऑफ 2 वीक ऑफ वीकली हाई लो ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये आ गया। अब 2 वीक की मैं आपको निकालने सिखाऊं तो हमें 2 वीक की तो हम निकाल ही चुके हैं। वीक 1 की ये एवरेज थी, वीक 1 की ये थी। अगर मैं कहूं तो 2 वीक्स की, लास्ट 2 वीक्स की एवरेज क्या है बताओ बच्चों। तो आप 2482.49 प्लस 2424.16 करोगे,
और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, 2453.17 आएगा। ऐसे ही आप 26 होगा तो 26 को करोगे और उसको फिर डिवाइड कर दोगे 26 से। तो फॉर एग्जांपल 24.53 हमारे पास ये आ गया, 2453.17। ये कैसे आया? वीक 1 प्लस वीक 2 डिवाइडेड बाय 2, ये निकल कर आया। ऐसे ही ये कैसे निकलेगा? वीक 1 प्लस वीक 2 प्लस वीक 3, ऐसे करते करते 26 तक जाओगे और डिवाइड कर दोगे 26 से, और जो आएगा फिगर, फॉर एग्जांपल ये फिगर आई 240220, ये आ गई। तो आपको वीक 2 की निकालनी थी तो 2 से डिवाइड कर दिया, लास्ट 2 वीक को किया, और लास्ट 26 वीक तक जाना है तो 26 फिगर्स को प्लस करो और डिवाइड कर दो 26 से, तो ये आपकी फिगर निकल कर आई। अब इनमें से प्रोविजन क्या कहता है हमारा? इक्विटी शेयर लिस्टेड हैं 26 वीक से ज़्यादा अगर कंपनी के, मतलब कंपनी तो सालों से लिस्टेड है रिलायंस, तो लास्ट 26 वीक का प्राइस चेक करना है अगर आज कंपनी को स्वेट इक्विटी इशू करने हैं तो। सपोज हमारी कंपनी है, आज हम लिस्टेड कंपनी है, हम 10 साल से लिस्टेड है और हमें आज स्वेट इक्विटी इशू करने हैं, तो हमें लास्ट 26 वीक का डाटा लेना होगा, उसमें से लास्ट 2 वीक का एवरेज निकालेंगे, फिर लास्ट 26 वीक का एवरेज निकालेंगे। उन दो प्राइस में जो हाईएस्ट प्राइस होगा, तो अलॉटमेंट जो स्वेट इक्विटी की होगी शेल नॉट बी लेस देन द हायर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमारा प्रोविजन कहता है स्वेट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट shall not be less than higher of the following। वो क्या कहता है? 26 वीक हाई लो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और 2 वीक हाई लो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो आएगा उसमें हायर। तो हमारे पास ये क्या निकल के आया? 2402.20, ये आया 2453.17। तो हायर कौन सा है? ये। तो मिनिमम अलॉटमेंट प्राइस ऑफ स्वेट इक्विटी कंपनी का ये रहेगा, ये निकल कर आएगा। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि अब देखो रिलायंस क्लोज हुआ है 2500 से ऊपर, बट हमें कौन सा प्राइस लेना है? हम इससे ऊपर अलॉट करेंगे, इससे नीचे नहीं करेंगे। ऐसी रिस्ट्रिक्शन इसलिए की गई है कि प्रमोटर अपने लोगों को फायदा ना दे, अपने लोगों को कम रेट पर शेयर इशू ना कर दें, तो उसके लिए ये यहाँ पर क्लॉज लगाई गई है कि आप इस रेट से कम पर इशू नहीं करोगे। अब आप फॉर्मूला पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा अच्छी तरह से। ये फॉर्मूला मैंने आपको स्लाइड की फॉर्म में भी दे दिया है, यहाँ से आप नोट कर लेना। पहले तो हम एग्जाम में पूरा डिटेल में इसको पढ़ाना पड़ता था, बट अब तो शिफ्ट हो गया वहाँ पे। प्राइसिंग, ये रेगुलेशन पुरानी थी, इसको आप काट दोगे। Price of said equity share shall not be less than higher of the following: average weekly high low closing price of related equity share listed on stock exchange during last 6 months of relevant date of 30 days prior to general meeting। तो ये 6 मंथ को आप 26 वीक्स कर दो। और एवरेज वीकली हाई लो क्लोजिंग प्राइस ऑफ 2 वीक ऑफ प्रीसीडिंग, पहले रेगुलेशन 6 में ये आता था, अब इसको चेंज कर दिया गया है। अच्छा, इसको ये भी रुको, ये वॉल्यूम वेटेड है, ये नई रेगुलेशन में ये क्लोजिंग प्राइस हटाई दी है एसएबी ने। तो आप बस इतना लिख लोगे, एवरेज ऑफ वीकली हाई लो ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ रिलेटेड इक्विटी शेयर ड्यूरिंग लास्ट 26 वीक। रेगुलेशन नंबर कौन सी है हमारी, अगर हम स्वेट इक्विटी के हिसाब से जाएं? 33।
पहले वाली क्लोजिंग प्राइस होता था उसको सेबी ने हटा के सीधा बोला कि जो प्रेफरेंशियल इशू किया वही सेम कर दो। पहले क्या होता था, स्वेट इक्विटी की रेगुलेशन के हिसाब से अलॉटमेंट अलग प्रोसीजर था, अलग फार्मूला था, और प्रेफरेंशियल इशू के हिसाब से अलग फार्मूला था। तो अब सेबी ने उसको हटा ही दिया। तो उसने सेबी ने कह दिया कि जो प्रेफरेंशियल इशू करते टाइम जो हम फार्मूला यूज़ करते थे वही स्वेट इक्विटी के टाइम होगा। अब यहाँ पर तो ये कहकर छोड़ दिया गया, तो आपको अब प्रेफरेंशियल इशू की रेगुलेशन को रिलेट करना पड़ेगा, तभी मैंने आपको प्रेफरेंशियल इशू की रेगुलेशन रिलेट करवाई। प्रेफरेंशियल इशू की रेगुलेशन ये है जो मैंने आपको ओरिजिनल यहाँ दिखा भी दी है। अगर आप बिल्कुल लीगल लैंग्वेज नोट करना चाहो तो प्राइसिंग प्रेफरेंशियल इशू की ये है, विच इज सिम विच विल सेम विल बी अप्लाइड टू इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर। ये तो प्रेफरेंस इशू के लिए है, प्रेफरेंस शेयर नहीं, प्रेफरेंशियल इशू। एंड अब ये किसके लिए हो गई, स्वेट इक्विटी शेयर के लिए अंडर रेगुलेशन 33, वो स्वेट इक्विटी की रेगुलेशन है, ये प्रेफरेंशियल। तो अगर प्रेफरेंशियल इशू होगा वो भी इसी फार्मूले से इशू होगा, प्रेफरेंशियल इशू में जो शेयर दिए जाएंगे स्वेट इक्विटी में जो दिए जा रहे हैं वो भी इसी से। पहली पार्ट ये है कि 26 वीक का वीकली हाई लो का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस अगर कंपनी 26 हफ्ते से ज़्यादा लिस्टेड है। अब अगला केस आया कि कंपनी इससे कम पर लिस्टेड है, मतलब कंपनी को लिस्ट हुए अभी जैसे जस्ट डायल है अभी 2 महीने हुए हैं पब्लिक इशू आए, तो क्या होगा अगर वो कंपनी सर्टिफिकेट इशू करना चाह रही है, तो ये कंडीशन में तो आएगी नहीं, 26 वीक से तो वो लिस्टेड ही नहीं है पिछले 6 महीने से। तो इस कंडीशन में तो वो कंपनी आ सकती है जो कंपनी मोर देन 6 मंथ या 26 वीक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। अब पेटीएम आया, अभी जोमेटो आया, इनको 6 मंथ नहीं हुए, तो अगर इनको स्वेटिक इशू करने हैं तो वो इस सब रेगुलेशन 2 के हिसाब से जाएंगे। सब रेगुलेशन 2 क्या कहती है कि जितने वीक हुए हैं ना उसका प्राइस निकाल लो और लास्ट 2 वीक का निकाल लो, विच एवर इज हायर जो आएगा वो मिनिमम प्राइस हो जाएगा, उससे कम पर स्वेट इक्विटी इशू नहीं होंगे। और जब 26 वीक पूरे होंगे अगर वो प्राइस में डिफरेंस आ गया हायर साइड पर तो वो एलओटी को देना पड़ेगा, वो भी मैं समझाता हूँ। देखो अब ये आया कि अगर कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं लेस देन 26 वीक, द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड परसेंट टू प्रेफरेंशियल इशू शैल नॉट बी लेस देन हायर ऑफ द फॉलोइंग। तो प्राइस जिस पर शेयर इशू किए गए थे, तो ये आईपीओ का प्राइस आ गया, भाई कंपनी 26 वीक से कम लिस्टेड है, इट मीन आईपीओ लेकर आई है वो, तो आईपीओ में जो शेयर प्राइस आया था ना वो प्राइस, और अगर कंपनी मर्जर अमलगामेशन के बाद लिस्ट हुई है तो वो प्राइस उससे जो निकल कर आया। दूसरा वही लास्ट एवरेज ऑफ वीकली, अच्छा सॉरी इसमें 3 कंडीशन आ जाती हैं। पहला प्राइस तो आया इशू प्राइस आईपीओ में, दूसरा आया एक्चुअल वीक लिस्टेड, जितने हफ्ते से कंपनी लिस्टेड है उसका, और तीसरा आया 2 वीक का, लास्ट 2 वीक्स का, ये आ गया। तो इन 3 पैरामीटर को आपको लेकर चलना है। तो अब देखो हमने फॉर्मूले में यहाँ लिखा होगा, अच्छा ये चेंज ही हो गया ना फॉर्मूला, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपनी लैंग्वेज में। मैं यहाँ नई स्लाइड बना देता हूँ आपको, प्राइसिंग फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स अंडर रेगुलेशन 33। तो इसकी 2 कंडीशंस आ रही हैं। पहला है इफ कंपनी लिस्टेड फॉर 26 वीक्स और मोर, दूसरी आ गई इफ कंपनी लिस्टेड फॉर लेस देन 26 वीक्स। 2 पैरामीटर आए, तो इसमें पहला आया अलॉटमेंट प्राइस, हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं,
shall not be less than higher of following. A, weekly high low of 20, एक मिनट, इसको लैंग्वेज को ऐसे लिखते हैं, एवरेज वीकली हाई लो ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ड्यूरिंग 26 वीक्स और बी सेम आएगा 2 वीक्स। ये हो गया। अब अगर कंपनी लिस्टेड है 26 वीक से कम है तो ये तो सेम आएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ए, इशू प्राइस इन आईपीओ और प्राइस ड्यू टू अमलगामेशन। तो अमलगामेट होके कंपनी नई आती है तो नई वैल्यूशन होती है, अमलगामेशन से आया। ईटीसी लिख देता हूँ, डिटेल में आपके लिखा ही हुआ है क्लास में। सेकंड, एक्चुअल वीक्स लिस्टेड, तो उनका एवरेज ऑफ वीकली हाई लो ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सपोज कंपनी को 15 वीक हुए हैं तो 15 वीक का निकलेगा, 12 वीक हुए हैं तो 12 वीक का निकलेगा, 10 वीक हैं तो 10 वीक का। इसका एक एग्जांपल करके दिखा दूंगा मैं अभी। थर्ड, एवरेज ऑफ वीकली हाई लो ऑफ 2 वीक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये आएगा। अब इसमें एक कंडीशन और है, ये देखो। अब जब 26 वीक पूरे होंगे इस पोजीशन में, व्हेन 26 वीक कंप्लीटेड, प्राइस शैल बी रिकम्प्यूटेड, दोबारा कंप्यूट किया जाएगा एज पर 2 पैरामीटर्स। दैट इज एवरेज ऑफ 26 वीक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, सॉरी, वीकली हाई लो of in last 26 weeks और 2 weeks, तो whichever is higher shall be minimum price to allot, or if any difference comes in price, allottee shall pay the difference। अब मान लो 26 वीक से कम पर लिस्टेड थी कंपनी, तो एक्चुअल पैरामीटर में प्राइस निकल के आया 2500, तो 2500 में कर दिया, 15 वीक से लिस्टेड थी। अब जब 26 वीक पूरे होंगे प्राइस हो गया 2600 जो एवरेज निकल के आई, तो 100 रुपये और उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ। अब
एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट इसका ले लेते हैं हम पेटीएम का। पेटीएम लिस्टेड है एट एनएससी फॉर लास्ट 15 मंथ्स। फॉर एग्जांपल 2 महीने हो गए उसको लिस्ट हुए, 2 महीने से ज़्यादा हो गए या रुक जाओ एक मिनट, मैं ये नहीं लिखता 15 वीक नहीं लिखता, 2 कंडीशन ले लेते हैं। पेटीएम लिस्टेड है केस 1 listed for last 1 year means more than 26 weeks हो गई। और केस 2 listed for 15 months, अभी उसको पूरे टाइम नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, प्राइसिंग होगी 26 वीक की, वीकली हाई लो का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का वीकली एवरेज निकालेंगे और 2 वीक का निकालेंगे, विच एवर इज हायर मिनिमम प्राइस होगा। फॉर एग्जांपल 26 वीक का प्राइस दिया हुआ है 2520 और 2 वीक का दिया हुआ है 2540, तो मिनिमम प्राइस होगा 2540 फॉर अलॉटमेंट। तो जिसको स्वेट इक्विटी दिए जा रहे हैं इस रेट पर दिए जाएंगे। एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकते हैं, 2-3 प्राइस दे देंगे, बताओ किस में होगा। दूसरा, अगर ये कंपनी 15 महीने से लिस्टेड कम है, एक 26 वीक से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 26 वीक लिस्टेड। तो इसमें आपको 3 पैरामीटर देखने हैं। नंबर 1, यहाँ पर तो नंबर 1 और नंबर 2 ये थे, यहाँ नंबर 1 आएगा इशू प्राइस क्या था, नंबर 2 एक्चुअल लिस्टेड वीक का एवरेज ऑफ वीकली हाई लो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वीकली हाई लो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चल समझ जाओगे। थर्ड 2 वीक्स एवरेज ऑफ हाई लो ऑफ वीकली वॉल्यूम एटेड प्राइस। सपोज फॉर एग्जांपल आपको नंबर 1 दिया है इशू प्राइस, सपोज वो है 2300, नंबर 2 वीक का प्राइस है 15 वीक का, 15 वीक का प्राइस आ रहा है जी 1600 और 2 वीक का आ रहा है फॉर एग्जांपल 1500। तो आपको ये 3 सिचुएशंस दी गई हैं और आपको बोला जाएगा कि बताओ जी किस पे होगा। तो विच एवर इज हायर क्या है 2300, तो ये शेल बी मिनिमम अलॉटमेंट प्राइस होगा। अब इसके बाद यहाँ तक बात समझ आई कि आपको 2 सिचुएशन है, एक कंपनी जो 26 वीक से ज़्यादा लिस्टेड है तो वहाँ पर 2 क्राइटेरिया आ रहे हैं, 26 वीक का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस या 2 वीक का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, दोनों में जो हाईएस्ट प्राइस है वो मिनिमम ऑफर प्राइस होगा। उससे ज़्यादा पे कर सकते हैं, उससे कम पर स्वेट इक्विटी इशू नहीं होंगे। अगर कंपनी 26 वीक से नीचे है
तो 3 क्राइटेरिया आ जाएंगे कि लिस्टेड इशू प्राइस क्या था हमारा, चाहे वो पब्लिक इशू का था चाहे रिकंस्ट्रक्शन अमलगामेशन का था, एक्चुअल वीक का प्राइस क्या है, और 2 वीक का। उन तीनों में जो हाईएस्ट प्राइस होगा वो मिनिमम ऑफर प्राइस बन जाएगा, उससे नीचे पर नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हुई? तो अब ये तो प्राइस हमें निकल आया, अब हमें इसको रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। ये 26 वीक पर दोबारा रिकम्प्यूट होगा। रिकम्प्यूट on 26 week with 2 parameters। वो 2 पैरामीटर क्या है? नंबर 1 26 वीक का वीकली हाई लो का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की एवरेज निकालो। नंबर 2 2 वीक एवरेज वीकली हाई लो की वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये 26 वीक का और ये 2 वीक का। अब जब 26 वीक पूरे हुए, फॉर एग्जांपल आफ्टर री-कंप्यूटेशन 26 वीक एवरेज निकला 2000 और 2 वीक एवरेज निकल कर आया 1800। तो अब हमने यहाँ पर अलॉटमेंट कितने पे की थी? एक मिनट, मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ। ये 28 निकला और 2 वीक का निकला 2400। तो मिनिमम क्या होगा? हाईएस्ट ऑफ 2 दैट इज 2800। तो डिफरेंस क्या निकला? 2800 स्वेट इक्विटी अलॉटमेंट मेड हमने किस रेट पे की थी लास्ट? 2300 पर। और 26 वीक के हिसाब से प्राइस क्या आ रहा है? रिकम्प्यूटेशन के हिसाब से मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए? $2800। तो डिफरेंस क्या आ गया? 500, ये टू बी पेड बाय अलॉटी। अलॉटी को पे करना पड़ेगा दोबारा। इससे ज़्यादा आगे और कुछ नहीं खींचा जा सकता अगर आपको खींचने पर आया एग्जामिनर। तो मैं आपको दिखा दूं मैंने अगर क्वेश्चन डाला है कि नहीं। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, शायद बुक में नहीं डाला। इस प्राइसिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है। मिनट में चेक करता हूँ। देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगस्त 21 का क्वेश्चन है ये आपकी बुक में। तो जिनके पास पहले वाली बुक है उसमें शायद अपडेटेड नहीं होगा। ये देखो मैं आपको डाल देता हूँ। और आप इसका तो गाइडलाइन आंसर भी आ चुका है, इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन दिया था। ये देखो, रेफरिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट सेबी रेगुलेशन आंसर द व्हाट आर द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर द इशू ऑफ इक्विटी शेयर। सेट इक्विटी कैन स्वेट इक्विटी शेयर टू बी इशूड प्रमोटर? यस। क्या कंडीशन है? उसके बाद
व्हाट इज द रेलेवेंट डेट, फिर व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस एट विच स्वेट इक्विटी टू बी इशू। देखो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, 2-2 मार्क के 4 क्वेश्चन थे आपके। तो इसमें प्राइसिंग का आपको फॉर्मूला लिखना था कि मिनिमम प्राइस क्या होगा। अब सेबी ने तो ये कह के छोड़ दिया कि प्रेफरेंशियल इशू का है, तो हमें प्रेफरेंशियल इशू की रेगुलेशन लिखनी पड़ेगी। तो जो मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है, आपको मैंने यहाँ सामने दिखा भी दी। प्रेफरेंशियल इशू में आपकी बुक में डली भी हुई है, ये पूरा दिया हुआ है आपको, यहाँ तक का ये तीनों पार्ट दिए हुए हैं आपकी बुक में। और जिनकी बुक में अगर नहीं है, क्योंकि मैंने नई बुक्स में ये हटा दिया था क्योंकि ये प्रोफेशनल में शिफ्ट हो गया टॉपिक, एक्चुअली में थोड़ा ही दिया है एग्जी में, तो वो बुक से ये फॉर्मूला चला गया होगा। तो जिनके पास चला गया उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ से ये नोट करेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है पूरा। ये आप दोनों चीज़ें लिखोगे, रेगुलेशन 131 विथ सेबी ICDR रेगुलेशन 164, ये भी आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, आप इतना फॉर्मूला भी लिखाओगे तो भी सफिशिएंट है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता तो आपको ये फॉर्मूला लिखकर 2 नंबर आपको फ्री में मिल रहे थे। कंडीशन 1, लास्ट 26 वीक का वीकली हाई लो का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की एवरेज, एंड 2 वीक का दोनों में से जो हाईएस्ट प्राइस है वो मिनिमम ऑफर प्राइस होगा। सेकंड, अगर कंपनी 26 वीक से कम लिस्टेड है तो 3 पैरामीटर आएंगे, इशू प्राइस क्या था, या अमलगामेशन रिकंस्ट्रक्शन से हुई है तो वो प्राइस क्या था। सेकंड, एक्चुअल वीक कितने कंपनी को हुए लिस्ट हुए। थर्ड, 2 वीक, तीनों में से जो हाईएस्ट प्राइस होगा वो मिनिमम ऑफर होगा। बट 26 वीक जब पूरे हो जाएंगे तो दोबारा से कैलकुलेट करेंगे 2 पैरामीटर के हिसाब से, 26 वीक का क्या है, 2 वीक का क्या है, जो भी विच एवर इज हायर प्राइस निकलेगा उसके हिसाब से निकाला जाएगा, और अगर कोई डिफरेंस निकला तो वो पे करना पड़ेगा। दूसरा आपके माइंड में आ रहा होगा, अगर सर कम आ जाता तो फिर क्या होता। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी लिस्टेड है लेस देन 26 वीक, इशू प्राइस था 2300, 15 वीक प्राइस आ गया हमारे पास सपोज 2000, 2 वीक एवरेज प्राइस आ गया मान लो 1500, तो कौन सा होगा, 23 पर आप अलॉट कर दोगे ऑफ स्वेट इक्विटी, ये मिनिमम प्राइस होगा। कंपनी इससे ज़्यादा पे कर सकती है, इससे कम पे नहीं करेगी, बट 26 वीक कंप्लीट होते ही ऑन 26 वीक कंप्लीशन रिकम्प्यूट करोगे और उसमें 26 वीक वाला प्राइस लोगे। सपोज वो आ गया 2000 और 2 वीक वाला आ गया 1800, तो आपने हायर प्राइस ये ले लिया 2000, अब उसको तो ऑलरेडी 23 में मिले हैं तो नो रिफंड, उसको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इफ प्राइस लेस देन 26 वीक, इफ, ये मैं लिख देता हूँ, recomputed price less than allotment price, तो नो रिफंड। और if more than the allotment price, difference shall be paid। ये एक साइलेंट छुपी हुई चीज है जो रेगुलेशन में क्लियरली नहीं लिखी हुई है। मैं आपको दोबारा से इस फॉर्मूले को दोबारा दे देता हूँ, आप एक खींच के नोट करना चाहो तो, एग्जैक्ट आप लीगल लैंग्वेज नोट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, अगर आपकी बुक में नहीं है तो ये लिख मैंने अपनी भाषा में दिया ही है।
तो आप नोट कर लेना इसको। ये रेगुलेशन 2 है। और ये रिकम्प्यूटेशन वाला था। तो रिकम्प्यूटर होगा, और अगर हायर आया तो डिफरेंस शैल बी पेड बाय द अलॉटी, बट वापस मिलने की कोई बात इसमें नहीं की गई। तो ऐसा हो सकता है एग्जामिनर आपको फंसा दें कि ऑन रिकम्प्यूटेशन जो स्वेट इक्विटी एक पर्सन को मिले थे, रिकम्प्यूटेशन पे प्राइस कम आ गया। मान लो उसको 2500 में मिले थे, रिकम्प्यूटेशन 2000 पे आ गई, तो क्या 500 रुपये उसको वापस मिलेंगे? नहीं। और अगर 2500 से रिकम्प्यूटेशन 2800 आ गई तो 300 रुपये उसको देने पड़ जाएंगे, जो भी डिफरेंस आएगा। QIB वाला ये पार्ट आप मत करना। ये फर्स्ट 3 रेगुलेशन इसी की थी, मैंने आपको इस भाषा में भी लिख दिया। और आपको मैंने अब शुरू से मैं ये स्लाइड्स दिखा देता हूँ। यहाँ से ये हमने फॉर्मूला लिखा था, ये आप नोट करना चाहो नोट कर लोगे। और ये मैंने एग्जांपल्स दिए थे, पहले आप ये करना चाहो तो ये कर लेना चाहे कि कैसे वॉल्यूम वेटेड प्राइस निकलता है, अगर आपको नोट करना हो इसमें से कुछ भी तो। ये मैंने आपको निकाल के पूरा समझा दिया था। अब और देख लेते हैं, बाकी आपका इसमें कुछ रह तो नहीं गया था उस दिन। बाकी तो मैंने प्राइसिंग करा दिया था, वैल्यूएशन का आपको बता दिया था, वैल्यूअर आएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये सिंपल है, आप पढ़ लोगे, ये सब मैंने आपको बता दिया था। जो लॉक इन का रहेगा वो सेबी ICDR रेगुलेशंस के हिसाब से लॉक इन रहती हैं, ये भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, इससे क्वेश्चन आ सकता है। लॉक इन पीरियड, लॉक इन फॉर स्वेट इक्विटी पीरियड। लॉक इन का मतलब है कि अलॉटमेंट के कुछ टाइम तक वो पर्सन शेयर मार्केट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, वो किसी को दे नहीं सकता, बेच नहीं सकता है, इट इज़ लॉक इन। लॉक इन का मतलब अलॉटी shall not be allowed to transfer the sweat equity shares for following period। वो क्या होगा ये आप देखना। रेगुलेशन ये तो है 38 एज पर सेबी ICDR। सेबी ICDR 2018 की रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ पर बोला जा रहा है कि लॉक इन पीरियड क्या रहेगा। तो इसका मैं आपको यहाँ पर सिर्फ जब ICDR में लॉक इन कराऊंगा वहाँ पर दोबारा हो जाएगा। यहाँ पर आप जो मैं सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ इतना समझ लेना कि अगर क्वेश्चन आ जाए, इफ स्वेट इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर, अगर तो प्रमोटर के पास हैं ये, if company newly listed
अगर कंपनी न्यूली लिस्टेड है तो ये लॉक इन रिक्वायरमेंट अपने आप में वहाँ पर आप मान के चलो कम से कम 2 क्लास 1 क्लास हमारी उस पर लगेंगी, तो मैं उसको अभी यहाँ पर डेप्थ में नहीं छेड़ रहा, सिर्फ आपको क्रक्स यहाँ पे दे रहा हूँ जो स्वेट इक्विटी से रिलेटेड है। बाकी लॉक इन तो आपने बहुत लंबा पढ़ना है। लॉक इन का मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है तो प्रमोटर ने जो पहले शेयर ले रखे होते हैं या उससे पहले के जो शेयर होल्डर हैं, जैसे पेटीएम पब्लिक इशू लेकर आई तो उसमें पहले से तो शेयर होल्डर थे, तो पब्लिक इशू लाने से जो पहले वाले शेयर होल्डर थे वो अपने शेयर बेच नहीं पाते कुछ टाइम तक, उस पर लॉक इन लग जाता है कि जब पब्लिक इशू लाए हो तो आप ये नहीं कि अपने शेयर बेचकर भाग जाओ स्टॉक एक्सचेंज पे मार्केट में लिस्ट होते ही। मान लो आज फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट चल रही है, उसके पहले से शेयर है, मैं आपको एग्जांपल से दे देता हूँ। क्या है, एक एग्जांपल देता हूँ, लॉक इन की कंसेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं, फिर आगे आप समझोगे व्हाट इज लॉक इन। लॉक इन होता है, मान लो फ्लिपकार्ट है, जनवरी 2022 को, आज ये अनलिस्टेड है और ये आईपीओ लेकर आते हैं 10 मार्च 22 को। तो आईपीओ से पहले जो शेयर्स थे इस डेट से पहले, इसको बोलेंगे प्री इशू शेयर होल्डिंग, और इसमें न्यू शेयर आएंगे, इन दोनों को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग ऐसे होगा। तो फॉर एग्जांपल अब हमें चेक करना है एज ऑन 10 मार्च 22 यहाँ पर प्रोस्पेक्टस फाइल किया सपोज, तो उस डेट पर देखा जाता है, वो टेक्निकलिटीज मैं वहाँ समझाऊंगा आपको। अभी आप सिंपल समझो, यहाँ पर अब एक हुई प्री इशू शेयर होल्डिंग, वो प्रमोटर की भी है और अदर्स होंगे। अभी लिस्टेड कंपनी नहीं, अभी लिस्टेड तो है नहीं कंपनी, तो अदर प्राइवेट प्लेसमेंट से उसने दे रखे होंगे। तो सपोज 1 करोड़ शेयर प्रमोटर के पास हैं और 1 करोड़ शेयर्स अदर के पास हैं। अब न्यू इशू कर दिए इन्होंने शेयर, ये न्यू इशू किए शेयर्स इन्होंने, सपोज यहाँ पर इन्होंने प्रमोटर ने 1 करोड़ और ले लिए, अदर्स ने और नहीं लिए, और पब्लिक यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर मान लो पब्लिक ने 4 करोड़ शेयर्स और ले लिए। तो पोस्ट इशू कैपिटल क्या हो गई कंपनी की, पोस्ट इशू कैपिटल में प्रमोटर के कितने हो गए, 1 + 1 = 2 करोड़, अदर्स के कितने हो गए 1 करोड़, और पब्लिक के कितने हो गए 4 करोड़। तो टोटल कंपनी के पास कितने हो गए 7 करोड़ शेयर्स। यहां तक बात समझ आई। अब इस 7 करोड़ में शेयर होल्डिंग पैटर्न आफ्टर आईपीओ क्या हुआ, प्रमोटर, प्री इशू शेयर होल्डर जिनको हमने अदर्स बोला था, और पब्लिक ऑफर में शेयर होल्डर। ये 3 तरह के शेयर होल्डर हो गए। प्रमोटर के पास 2 करोड़ शेयर हैं, इनके पास 1 करोड़ शेयर हैं, और 4 करोड़ पब्लिक के पास है।
ये हमने लास्ट देखा ना अभी, ये टोटल, ये अब बाइफरकेशन निकल कर आया। तो इसमें परसेंटेज वाइज प्रमोटर के कितने शेयर हैं? टोटल 7 करोड़ शेयर हैं, तो प्रमोटर के अब 2 करोड़ शेयर हो गए 7 करोड़ में। तो 28.5% प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है। 1 करोड़ इनकी हो गई, 14%, 0.2%, और 4 करोड़ बाकी रह जाएगी आम जनता की, सपोज 5 57 होगी ना, ये तो भी गड़बड़ हो रही है। 57.20, मैं इसको 30 कर देता हूँ, ठीक है जी। तो अब ये टोटल वोटिंग पर शेयर होल्डिंग हो गई। तो अब लॉक इन लग जाएगा। लॉक इन का मतलब है फॉर प्रमोटर एंड प्री इशू शेयर होल्डर, ये लॉक इन लग जाएगा इनके ऊपर। ये पब्लिक इशू आते ही बेच नहीं सकते। प्रमोटर का होगा अप टू 20% शेयर्स फॉर 18 मंथ। ये पहले 3 इयर्स होता था, अब अमेंडमेंट होकर ये चेंज हो गया है। जून 22 वालों को, बच्चों को ये करना है 18 मंथ, पहले ये 3 इयर्स होता था। और अबव 20% शेयर होल्डिंग जो है, तो इस केस में अब कितनी आई प्रमोटर की? 28.5। तो 28.5 में 18 मंथ के लिए कौन सी जाएगी? ये अभी चलो मैं लिख देता हूँ बाद में। फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ लिस्टिंग से होता है यहाँ पर। तो अब 28.5% के दो पार्ट हो जाएंगे जो प्रमोटर के पास शेयर्स हैं। ये है असली सिक्योरिटी लॉ। प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, आईसीडीआर में तो और मज़ा आएगा। अभी एक्चुअल पढ़ाई है ये, देखो। और ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो, डिफ़िकल्टीज आएंगी, घबराहट होगी, बट हर इंसान मान के चलो सेम कैपेबिलिटी से पैदा हुआ है। जब मैंने कर लिया आप भी कर लोगे, आपके बाकी बच्चों ने कर लिया तो आप भी कर लोगे। बिलीव अपने पे लिखो। एक बार नहीं समझ आएगा, दूसरी बार समझ आएगा, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये लेक्चर मैं आज देखूं, 1 घंटे की क्लास देखूं और आज सारा मुझे याद हो जाए, इम्पॉसिबल है। 10%, 20%, 50% याद होगा। 2 बार 3 बार आप देखोगे, पढ़ोगे, तब समझ आनी चाहिए। ये चीज़ें नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिक्योरिटी लॉ सब्जेक्ट टोटली न्यू है, लेवल बहुत हाई है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जीक्यूटिव लेवल पर नहीं होनी चाहिए, बट इंस्टीट्यूट ने डाली हुई हैं, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। प्रोफेशनल लेवल के बच्चों को आने तक समझ आती हैं ये जो अब एग्जी में डाली हुई हैं। बट छोटा सा पॉइंट डाल दिया कि प्राइसिंग एज पर आईसीडीआर, तो अब आईसीडीआर के हिसाब से मुझे समझाना तो पड़ेगा। बट आपको फ़ायदा ये होगा, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, फिर आईसीडीआर में दोबारा अगर जब सेकेंड बुक के आप चैप्टर करोगे वहाँ कराऊंगा तो आप पक्के हो जाओगे। तो पहली बार में ये एक्सपेक्ट मत करने लग जाना कि मुझे सारा समझ आ जाए। सबसे बड़ी ब्लंडर स्टूडेंट यही करता है, और वो अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर लेता है, हाय मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं डल हूँ, मेरा दिमाग नहीं है, मैं कैसे करूँगा, कैसे होगा। ये घबराहट अपने आप पे पैनिक क्रिएट कर देती है और कुछ भी नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ, पहली बार में ना तो आप कभी कार सीख कर चले जाते हो हाईवे पे, पहली बार कोई वीडियो गेम खेलते हो तो भी सारे लेवल पार नहीं होते, पहली बार कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ोगे वो भी नहीं समझ आएगी। तो यहाँ कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि पहली बार क्लास देखूं और मुझे समझ आ जाए, और समझ नहीं आ रहा तो टीचर ठीक नहीं पढ़ा रहा या मेरे में दिमाग नहीं है, ये बच्चा लेना शुरू कर देता है। ये दोनों चीज़ें ब्लेंडर है।
दोनों चीज़ें ब्लंडर है जो आपकी सेल्फ प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। कोई भी चीज़ है पहली बार पढ़ रहे हो एकदम से कैसे आ जाएगी। एक डॉक्टर भी बन रहा है तो डॉक्टरी पढ़ रहा है, क्या पहली बार में एक बार में एक क्लास करके डॉक्टरी कर लेगा क्या। आप कार चलानी सीखना चाहते हो, बुक पढ़ के कार चलानी चले जाओगे क्या। ट्रेनिंग भी होएगी, धीरे धीरे आप पार्क में चलाओगे, फिर खाली जगह पे चलाओगे, फिर छोटी सड़क पे जाओगे, फिर बड़ी सड़क पे जाओगे, फिर हाईवे पे जाओगे। चाहे आपने साइकिल सीखी थी चाहे बाइक सीखी थी। बट क्लास में बच्चा क्या एक्सपेक्ट करता है, मैं देखूं और समझ आ जाए। नहीं समझ आया तो दो जने गड़बड़ है, या तो टीचर गड़बड़ है या मैं गड़बड़ हूँ। और दोनों में ही सेल्फ हार्मिंग आपकी है कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो उसमें कैपेबिलिटी है। अगर उसके पास हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और इतने सालों से पास होते आ रहे हैं तो उस टीचर में कैपेबिलिटी तो है। अगर कैपेबिलिटी ना होती तो वो टीचर ही नहीं होता। और एक पुराना बंदा है नया बंदा है तो भी आप डाउट करो कि ये नए बंदे को आता होगा कि नहीं। या हम तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इतने बच्चे पास हुए हैं, 94 मार्क्स तक बच्चों के आ रहे हैं, रैंक्स आ रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं आ रहे। अब आप अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट करोगे दूसरा तो वो भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप में दिमाग तो पूरा है। मैं तो पहली क्लास से कह रहा हूँ दिमाग में तो कोई कमी है नहीं, सिर्फ यूटिलाइज करना, उसको रिजिवनेट, उसको एक्टिव करने में टाइम लगता है। आपका बैकग्राउंड क्या था, आप किस लेवल से आए हो, वो मैटर करता है। तो टाइम लगेगा, एक बार नहीं तो दो बार। अब कोई वीडियो गेम एक बार में नहीं होता तो दूसरी बार में नहीं तीसरी बार में हो जाता। कोई चीज़ एक बार में समझ नहीं आएगी तो दूसरी तीसरी बार में समझ आ जाएगी। तो आप यहाँ एक्सपेक्ट मत किया करो कि मैं एक बार क्लास देखूँ और मुझे समझ आ जाए। जो सेल्फ हार्मिंग है, सेल्फ प्रेशर और पैनिक क्रिएट कर देता और कुछ भी नहीं होता। और जब आप शांत दिमाग से सोचोगे तो आपको सब समझ आना शुरू हो जाएगा। चलो वापस आओ, यहाँ मैं करा रहा हूँ, आगे फिर दोबारा होगा, घबराना मत। आईसीडीआर में बहुत ढंग से खुले में करेंगे आराम से। तो अब यहाँ पर प्रोविज़न में दोबारा बता देता हूँ कि एक कंपनी का पब्लिक इशू आता है तो उस कंपनी की पहले से शेयर कैपिटल होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्री इशू कैपिटल। फिर वो नए इशू करती है, उन दोनों का टोटल करके हम क्या बोल देते हैं, पोस्ट इशू कैपिटल। उसमें प्रमोटर के भी शेयर होते हैं, अदर्स के भी होते हैं और पब्लिक के भी होते हैं। अब हमने तीन पार्ट कर दिए, प्रमोटर के शेयर हैं, प्री इशू शेयर होल्डर के शेयर हैं और पब्लिक इशू वालों के हैं। तो उनके 2 करोड़ शेयर थे तो उनकी परसेंटेज ये निकल कर आई, उनके 1 करोड़ शेयर थे तो ये परसेंटेज निकल कर आई, और पब्लिक की ये परसेंटेज निकल कर आई। अब लॉक इन किस पर लगेगा, प्रमोटर पर और प्री इशू शेयर होल्डर पर। कि ये नहीं कि आपका पब्लिक इशू आया और आप शेयर बेच दो, आप शेयर बेच रहे हो इसमें मीन्स आप कंपनी से बाहर निकल रहे हो, नए लोगों को फंसा दिया आपने। ऐसा नहीं होगा। सेबी ने यहाँ पेज फंसा रखा है कि आपको 20% शेयर तो कम से कम 18 महीने तक बेचने ही नहीं है। अब प्रमोटर ने कहा 20% से ज़्यादा है मेरे, 20% से कैसे ज़्यादा हैं, ये देखो इसके दो पार्ट आ रहे हैं। एक तो हो गया 20% और एक हो गया 8.5%। इस पर ताला लग जाएगा, लॉक इन मतलब शेयर आपके हैं, कंपनी में वोटिंग पावर है, डिविडेंड है, सब कुछ मिलेगा, बट आपके पास राइट टू सेल नहीं होगा। लॉक इन का मतलब है यू कैन नॉट सेल, यू कैन नॉट गिफ्ट, यू कैन नॉट गिव दीज शेयर्स टू एनी अदर। दिस इज लॉक इन। तो ये लॉक इन लगेगा फॉर 18 मंथ्स, जो पहले होता था 3 साल। अगर कोई रीअपीयरिंग बच्चा ये लेक्चर देख रहा है तो उसने 3 साल पढ़ा होगा, अमेंडमेंट आई है वो चेंज होकर 18 मंथ हो गया है। आईसीडीआर में आओगे पता चल जाएगा। दूसरा, ये लॉक इन लगेगा 6 मंथ, मतलब 20% से ऊपर प्रमोटर के जितने भी शेयर हैं वो 6 महीने तक नहीं बेच सकता। अब मान लो एक प्रमोटर के पास 40% शेयर हैं तो 20% 18 महीने के लिए लॉक, 20% 6 महीने के लिए लॉक। मान लो 45% शेयर हैं तो 18 मंथ तक नहीं बेचेगा, 25% 6 मंथ तक नहीं बेच सकता, उसके बाद बेच सकता है। पहले ये पीरियड 3 ईयर और 1 ईयर होता था, अब ये 18 मंथ और 6 मंथ हो गया है जून 22 अटेम्प्ट के हिसाब से। क्लियर हुई ये बात। तो आपको ये समझ आई बात। अब बचे दूसरे, प्रमोटर के बाद प्री इशू शेयर होल्डर्स, वो भी लॉक इन में जाएंगे, वो भी नहीं बेच सकते। उनका लॉक इन आएगा, उनकी कोई परसेंट नहीं है, 6 मंथ्स फॉर एंटायर शेयर होल्डिंग। तो इनके पास अब कितने शेयर हैं, 14.3%। तो ये कैन सेल या ट्रांसफर आफ्टर 6 मंथ।
क्लियर हुआ जी? तो अब अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लिखना कैसे है। अगर कंपनी न्यूली लिस्टेड है तो लॉक इन फॉर प्रमोटर के स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो अप टू 20%, 18 मंथ्स, अबाउट 20%, 6 मंथ। अब आप समझ जाओगे शॉर्ट में। और लॉक इन फॉर अदर्स, सिक्योरिटी शेयर है तो अप टू 6 मंथ एंटायर शेयर होल्डिंग, उनकी सारी शेयर होल्डिंग 6 मंथ। और दूसरी कंडीशन, इफ कंपनी लिस्टेड, तो जब स्वेट इक्विटी शेयर आएंगे तो इफ प्रमोटर 6 मंथ्स, अदर्स नो रिस्ट्रिक्शन, फिर वो आ जाएगी इसके हिसाब से। एक सेकेंड, अभी इसमें एक चीज और मैं चेक कर लेता हूँ। हम्म 6 मंथ्स वही रहेगा। 6 मंथ्स ही रहेगा, नो रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये। 6 सिर्फ यहाँ पर आएगा कि पहली बार जब कंपनी करेगी तो अगर 20% से कम है, अगर उसमें वो शेयर आ रहे हैं तो 18 मंथ के लिए जाएंगे, और अगर 20% से ज़्यादा होल्डिंग है तो वो 6 मंथ। क्लियर जी? इतना आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लॉक इन रिक्वायरमेंट क्या है स्वेट इक्विटी की, कंपनी लॉ में 3 साल है, बट अनलिस्टेड कंपनी के लिए है। बट अगर कंपनी लिस्टेड होने जा रही है, नई कंपनी है, तो 20% तक शेयर प्रमोटर के हैं तो 18 मंथ, बाकी ऊपर से ऊपर वाले 6 महीने, और बाकी लोगों के भी 6 महीने। और अगर कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और बाद में मान लो आज रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस स्वेट इक्विटी देते हैं, तो जिसको भी देंगे उनका 6 महीने का पीरियड है। और अनलिस्टेड कंपनी है तो कंपनी लॉ के हिसाब से चल रही है, वहां पर 3 साल का पीरियड है। क्लियर हुआ जी ये? तो यहाँ पर ये इंटरप्रिटेशन इसकी निकल कर आएगी। तो ये नोट करोगे आप, और आपको ये भी नोट करना हो तो आप कर सकते हो, ये एग्जाम्पल आपको नोट करना हो तो। मज़ा आएगा, पता चलेगा किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। प्राउड फील होना चाहिए, आप एक बड़ा काम करने जा रहे हो, बड़ी कोशिश करने जा रहे हो, बजाय घबराने के, हाय हाय करने के कि नहीं होगा नहीं होगा।
बहुत मुश्किल है, उससे कुछ नहीं होने वाला। बिलीव रखना पड़ेगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज, यू हैव ऑल द मेंटल एबिलिटीज। अगर आपके पास 11th 12th हो चुकी है, आप फाउंडेशन कर चुके हो, ईटी कर चुके हो, तो दिमाग है। सिर्फ अब दिमाग का ढक्कन खोलना है, छतरी खोलनी है, पैराशूट खोलनी है। अभी तक तो दिमाग दबा पड़ा था ना, कि हम पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बट आप सोचो ना, नहीं कर पाते तो एबीसीडी भी नहीं आती, 1 2 3 भी नहीं आती। दोबारा कई बार मैं ये रिपीट कर चुका हूँ, पिक्चरों की, मूवी की स्टोरी याद हो जाती है, दोस्तों के नाम याद हो जाते हैं, फ़ोन नंबर याद हो जाते हैं, तो दिमाग है। जैसे ये ना होते हैं, रात कल का खाया पिया याद ना रहता हो, तो सोचो दिमाग नहीं है। अगर आपने कल आपको क्या खाया पिया था वो याद आ रहा है, लास्ट मूवी कौन सी देखी थी, मूवी में फिल्म स्टार कौन थे, उसकी थोड़ी बहुत स्टोरी याद है, तो आपको सब याद है, उसके आपने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, तो इट मीन्स आप में कैलिबर और दिमाग है, खोपड़ी है। सिर्फ उसको सेंट्रलाइज करना है। और इस पढ़ाई में लेवल हाई है। आप करोड़ों अरबों की दुनिया में जा रहे हो। अब जैसे मैंने ये शीट दिखाई आपको, कितनी बड़ी शीट थी वो, जो सारी कैलकुलेशन की आ रही थी, ये देखो एक एक दिन में कितने रुपए का काम हो रहा है। टर्नओवर देखो रिलायंस की कितनी है, ये देखो जरा, ये टर्नओवर नज़र आ रही है क्या है। ये 95 लाख शेयर जो डील हुए, अगर मैं लास्ट दिन का लूँ, तो रिलायंस के 14 मिनट, कहाँ गई शीट, वो बंद कर दी मैंने, ये रही, यहाँ लेकर आता हूँ मैं। ये देखो, ये एवरेज प्राइस था, टोटल टर्नओवर है 95 लाख शेयर्स की। तो उसको इस प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ये है नंबर ऑफ शेयर, 95 लाख शेयर डील हुए इस एवरेज से, तो पूरा दिन में काम कितना हुआ ये देखो जरा कितना है, 1800 करोड़ का वॉल्यूम है रिलायंस में इस दिन का। 1800 करोड़ की डीलिंग हुई है, बाइंग सेलिंग एक शेयर में। तो स्टॉक एक्सचेंज में समझो कितने लाखों करोड़ की डीलिंग हो रही है। इस दुनिया में आप एंटर करने जा रहे हो, इन कंपनियों के कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हो, इन कंपनियों के आप सेबी और स्टॉक एक्सचेंज की कंप्लाइंस करने जा रहे हो। तो आप उस लेवल की पढ़ाई को करने जा रहे हो, तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। देखो, एक और मैं कोटेशन देता होता हूं, सक्सेस विल नेवर लोअर इट्स स्टैंडर्ड टू अकोमोडेट अस। सफलता नीचे नहीं आएगी हमें फायदा देने, इट्स वी हैव टू रेज आवर स्टैंडर्ड टू अचीव इट। हमें अपना लेवल बढ़ाना है, अपनी मेहनत बढ़ानी है, अपना प्रोफेशन के हिसाब से पढ़ाई करनी है। अब आपको कंपनी सेक्रेटरी लिस्टेड कंपनी में इशू अपॉइंट कराया जा रहा है, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेंगे जी बताओ किस प्राइस पर इशू कर सकते हैं हम, इन लोगों को देने हैं, रेगुलेशन आपने पढ़ी है, तनख्वाह आपको मिल रही है, आपसे सलाह ली जाएगी। तो आप कहो जी मेरे को तो पता नहीं, मैं तो रट्टा मार के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पढ़ के बैठ गया था, मुझे तो पता नहीं क्या है। तो वो काम नहीं चलेगा, वहाँ आपको कोई नौकरी नहीं देगा। आपको कंसेप्ट क्लैरिटी पे जाना है, मेहनत से नहीं बचना। एक बार नहीं होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार नहीं होगा, चौथी बार होगा। पास फेल का डर छोड़ दो। जब रिजल्ट ही 8 10% है, तो 100 में से 90 को हराना है, तो कोई बात नहीं, एक बार हम हार गए तो अगली बार जीत जाएंगे। भगवान ना करें हारे, जीतेंगे ही, बट हार भी गए तो क्या हो गया। मैंने अपने एग्जाम्पल दिए, मैं पहली 2 बार फेल हुआ था। हर बड़े बड़े टीचर हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, जो 30 30 साल पुराने टीचर हैं, कितनी बार फेल हुए होंगे। और जो पहली बार पढ़ के पास हो रहा है और जो 4 बार पास पढ़ के पास हो रहा है, वैल्यू उसकी ज़्यादा है, क्योंकि उसने ज़्यादा पढ़ा है, नॉलेज उसकी ज़्यादा है। तो जो फेल हुआ वो तो 2 बार पढ़ के आ रहा है। कंपनियां कभी भी ये नहीं देखती कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है या 4 अटेम्प्ट में क्लियर किया है। कंपनी आपकी नॉलेज देखेंगी, आपके रैंक भी नहीं देखेंगी। एक बंदा रैंक लेकर आ जाए और उसको आता नहीं है काम, तो पैसे थोड़ी मिल जाएंगे। डॉक्टर तो सारे हैं, डॉक्टर की डिग्री तो सबके पास है, क्या सबकी प्रैक्टिस चल जाती है? प्रैक्टिस तो उसकी चल रही है ना जिसको काम आता है। कार स्कूटर मैकेनिक है, क्या सबकी एक सी प्रैक्टिस चल रही है? जिसको काम आता है उसी के पास भीड़ है ना। आप पापड़ी चाट खाने जाते हो, गोलगप्पे टिक्की खाने जाते हो, क्या सबकी एक सी सेल हो रही है? क्यों नहीं हो रही? जिसकी ज़्यादा एफर्ट्स है।
जिसकी ज़्यादा टेस्ट है, जिसकी ज़्यादा क्वालिटी है। तो जहाँ आपकी नॉलेज बढ़ेगी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और आपको जो कोर्स में डाला गया है वो आपको पढ़ना है। अब वो घबराहट से पढ़ो या आप बोल्डली पढ़ो, आप अपने मन को ये मानो कि मैं हायर स्टडीज़ पढ़ रहा हूँ, तो हायर स्टडीज़ के लिए मेरे को लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और अगर मेरा लेवल कमज़ोर है तो मेरे को उस मजबूती पे काम करना पड़ेगा। वो टाइम लगेगा, 6 महीने लगे, साल लगे, 1.5 साल लगे, वो लगेगा अगर मुझे ये प्रोफेशन में आना है तो। और अगर मुझे नहीं आना तो जनरल क्लर्क और अकाउंटेंट बन के रह सकते हो आप। बट आपको ये रेगुलेशन इसलिए पढ़ाई जा रही है कि जब आप कंपनी में जाओगे तो आपने उसको गाइड करना, एडवाइस करना है। तो खुल के पढ़ो ना। और मैं तो एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से भी निकाल के दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको 90% आपको नहीं मिलेंगी। इतनी कैलकुलेशंस कोई भी नहीं कराता। टीचर सिर्फ फार्मूला रटवा देते हैं, बच्चे रट के चले जाते हैं, उनको यही नहीं पता वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या है। यहाँ मैंने आपको दिखाया, ये देखो 2340 करोड़ का कल काम हुआ रिलायंस में। ये 14 जनवरी फ्राइडे का लास्ट ट्रेडिंग डे का काम है। 2341 करोड़ का काम हुआ है। ये दुनिया में आ रहे हो आप, और ई शॉप का चैप्टर आने दो, ई शॉप आपको भी मिलेंगे। ये लाखों करोड़ों की दुनिया है, फ़ायदे मिलेंगे आपको। ठीक है जी, तो इसको आप नोट कर लोगे, मैंने आपको करवा दिया। अब एक बार देख लेते हैं और कोई टेक्निकल पॉइंट तो नहीं छूटा। टेक ओवर रेगुलेशन मैंने बता दी थी। अगर मेरे पास स्वेट इक्विटी शेयर हैं, मेरी कंपनी को कोई टेक ओवर करने आ रहा है तो वो शेयर खरीदेगा तो मैं उसमें शेयर्स दूंगा, तो उसके ऊपर जो ये रेगुलेशन है उसी हिसाब से होगा। तो जब ये टेक ओवर कोड होगा तब बताऊंगा मैं। जर्नल ऑब्लिगेशन आप पढ़ लोगे ये सारा, सेक्रेटेरियल ऑडिट का ये आपका आ जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।